शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम मैप वाले हिस्से के साथ में मैप्स में पार्टिकुलरली आज हम बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार के बारे में हम देख रहे हैं कि म्यांमार कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है। कल के मैप में भी हमने देखे ही थे कि म्यांमार की जो सेना के प्रमुख हैं उनके साथ में मीटिंग होती है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में। चाइना का कहना है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो म्यांमार के साथ में खड़े हैं। अब म्यांमार में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर चुनी हुई सरकार का शासन नहीं है, वहाँ पर सेना का शासन चल रहा है। और जब भी सेना के शासन की बात आती है तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपकी जो आज़ादी है, वो सब खत्म हो जाती है। म्यांमार की यदि हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ में म्यांमार अपनी बाउंड्री को साझा करता है, तो जो म्यांमार है दक्षिण एशिया का एक देश माना जाता है। एशिया में जब आप साउथ की तरफ में आते हैं तो दक्षिण एशिया पड़ता है, ठीक है। एशिया के साउथ में म्यांमार आता है, जिसको हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की श्रेणी में रखते हैं। इसका पहले का नाम था बर्मा या फिर ब्रह्मदेश। आज के टाइम में आधुनिक जो बर्मी है नाम है म्यांमा है। म्यांमा में आर का उच्चारण हम कर लेते हैं म्यांमार, म्यांमा, बर्मा, म्यांमार बोलते हैं आज के टाइम में, लेकिन ठीक है, इसका जो सही उच्चारण है वो म्यांमा है। इसका पुराना जो अंग्रेजी नाम था बर्मा, जो यहाँ के सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो जाति है बर्मी, उसके आधार पर इसका नाम पड़ा था। नॉर्थ में जाते हैं आप तो चाइना के साथ बाउंड्रीज की शेयर हो रही है, ये देख लीजिए। इसके बाद पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो भारत, बांग्लादेश और हिंद महासागर। पश्चिम की तरफ यदि आप जाएंगे म्यांमार के तो इंडिया के साथ में है, थोड़ा सा हिस्सा बांग्लादेश के साथ शेयर हो रहा है, और ये इंडियन ओशियन या फिर बे ऑफ बंगाल से अपना ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके अलावा यदि आप दक्षिण और पूरब की दिशा में जाते हैं तो थाईलैंड और लाओस के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला डार्क कलर ये थाईलैंड है, और इसी के ऊपर में है ये लाओस, लेकिन वियतनाम इससे बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। अब बात आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसके लगभग जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ से होकर के गुजरती है। मतलब यहाँ का जो शान प्लेटू है, शान प्लेटू, शान का जो पठार है, इसके ऊपर से होते हुए ये गुजरती नॉर्थ वाले पास हिस्से से। अब इसके कुछ हाईलैंड भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हक्काबो राजी, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। और ये जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ना, तो डार्क ग्रीन कलर है, मतलब ये उसका ऊंचा वाला हिस्सा है। नदियों की बात करें तो इरावाड़ी रिवर है, ये इसकी छोटी मोटी ये सहायक नदियों के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया, इनका नाम भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो ये जो इरावाड़ी रिवर है रंगून होते हुए अपने पानी को अंडमान सागर में छोड़ती है। और ये रही इसकी कैपिटल, मतलब सान प्लेटू के आप यदि नीचे की तरफ में जाते हैं तो नेप्यूताई इसकी कैपिटल है। अब इसका अगला जो हिस्सा है वो आ जाता है, इसको कौन कौन से प्रोविंस में, कौन कौन से राज्यों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, पार्टिकुलरली वो जगह शायद उस टाइम में न्यूज़ में रही होगी, लेकिन कोई एक देश का मैप पूछा था और उस देश में उसका जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम पूछा था कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। इस हिसाब से यदि हम देखें ना, तो ये जो म्यांमार है, कलरफुल यहाँ पर जो मैप आप देख रहे हैं, कौन कौन से प्रोविंस में इसको बांटा गया है, काचिन, साग्यांग, ठीक है, शान है, इसके अलावा मंडले, मागवे, चिन, रखाइंग। ये रखाइंग जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इरावाड़ी सबसे नीचे की तरफ आप आते हैं। इसके अलावा यंगून की बात करें, बागो की बात करें, मोन, और ये वाला है तानीथारी, गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ में ये फिर कहना चाहिए टच हो जाता है।
सबसे बड़ा प्रोविंस की बात करें, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? शान प्रोविंस। देख रहे हैं आप इसका कितना बड़ा एरिया है। तो म्यांमार को, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार बोल रहे हैं, 7 रीजन में इसको बांटा गया है, जिनको हम तायंग बोलते हैं। 7 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी इसमें आ जाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से यहाँ पर नाम इसके बताए जाते हैं और इनको हम मैप में भी देख चुके हैं। इसका जो एरिया है 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर का है। म्यांमार 10वें नंबर का लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है एशियन कॉन्टिनेंट में, और लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया की। लोकेटेड इन द माउंटेन फ्रेम्ड स्पॉट इन नॉर्थ सेंट्रल म्यांमार इस नेपिडा, इसकी कैपिटल है एंड द थर्ड लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है म्यांमार की। और ये लोकेटेड है म्यांमार के साउथ वाले हिस्से में। ये जो यंगून है, रंगून, ये लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है म्यांमार की, और पॉपुलेशन लगभग 5 मिलियन है। अब जैसे कि हम बात किए थे, जो एशिया है पूरा का पूरा, पूरे एशिया में ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आप देख रहे हैं वाइट कलर से म्यांमार को दर्शाया गया है। जो 23.5 डिग्री वाली नॉर्थ वाली जो रेखा है वो यहाँ से होकर के गुजरती है। मैप के बाद में यदि हम न्यूज़ की तरफ में चलें, तो जो म्यांमार की सेना है, म्यांमार का जो जनता है, उसने माफ़ कर दिया है लगभग 2000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। तो हम देखेंगे बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। म्यांमार की जो जनता है उसने पार्डन कर दिया है लगभग 2000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, टू मार्क ए बुद्धिस्ट हॉलीडे ऑन वेडनेसडे। बुद्धिस्ट हॉलीडे मनाया जा रहा था वेडनेसडे के दिन, और इसी मौके पर हम देखते हैं 2000 पॉलिटिकल प्रिजनर को पार्डन किया जाता है। ट्रिगरिंग ए टीयरफुल रीयूनियन आउटसाइड जेल्स बट आल्सो डिमांड दैट द मैनी अदर बिहाइंड बार्स बी रिलीज। इसके अलावा देखिए, लोग खुशी के आंसू रो रहे थे, इसके अलावा वो डिमांड कर रहे हैं कि बाकी के जो लोग जो जेल में हैं उनको भी कम से कम छोड़ा जाए। प्रोटेस्टर्स एंड जर्नलिस्ट वर अमंग द 2153 पीपुल फ्रीड। अच्छी बात यह है कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को भी छोड़ा गया, जो पत्रकार लोग थे उनको भी रिहा किया गया। ए फ्रैक्शन ऑफ दोज टारगेटेड इन द क्रैकडाउन ऑन डिसेंट। तो पहली जो कंट्री है वो हमने देखा म्यांमार। दूसरी कंट्री हम देख रहे हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील में भी पार्टिकुलरली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, ये न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि इनके घर में रेड पड़ी है और इनके फ़ोन को भी जब्त कर लिया गया है ब्राज़ील की पुलिस के द्वारा। तो जायर जो बोल्सोनारो हैं, इनका संबंध किस देश से है? ब्राज़ील से है, और ये न्यूज़ में रहे हैं। और वहीं यदि हम बात कर लें अजय बंगा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड ऑफ स्टेट ने पिक किया है अजय बंगा को एंड कंफर्म कर दिया है एज ए नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो जो अजय बंगा है ये व्यक्ति भी चर्चा में रहे हैं, और इनका रिलेशन किससे है? यूएस से है। यूएस ने कंफर्म कर दिया है कि अजय बंगा को हम वर्ल्ड बैंक का चीफ बनाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म कर दिया है अजय बंगा को, और ये सिलेक्ट किया गया है एज इट्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑन मंडे, टेकिंग चार्ज एट ए पिवटल टाइम फॉर द डेवलपमेंट लैंडर एज इट लुक्स टू बेटर एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ताकि क्लाइमेट चेंज से भी अच्छी तरह से निपटा जा सके, एक बात यहाँ पर भी फोकस करी जाती है। बैंक का जो बोर्ड है उसने वोट किया था टू अप्रूव हिज लीडरशिप फॉर ए 5-year टर्म। 5 साल के लिए इनको बनाया जाएगा, और ही विल टेक ओवर द रोल फ्रॉम डेविड मालपास ऑन 2 जून। 2 जून को डेविड मालपास की ये जगह लेने वाले हैं। तो 2 व्यक्ति हैं जो कि चर्चा में है, एक डेविड मालपास जो कि वर्ल्ड बैंक के पुराने क्या माने जा रहे हैं, पुराने प्रेसिडेंट थे, उनकी जगह में आने वाले हैं अजय बंगा। फॉरेन वाले पेज पर ही यदि हम जाएं तो बेलारूसियन जो एक्टिविस्ट हैं, बेलारूस के एक्टिविस्ट
ठीक है। और इनको 8 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, 2021 में शायद ये भाग गए थे, इसी के चलते चलते इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि रोमन प्रोस्टेविच, क्या नाम है इनका, रोमन पोस्टेविच, ये न्यूज़ में रहे हैं और ये बेलारूस के एक्टिविस्ट हैं। इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, समर्थन दिया था प्रोटेस्ट का अलेक्जेंडर लुकाशेंकोस रिज्यूम। उस टाइम में अलेक्जेंडर लुकाशेंको का शासन हुआ करता था। बेलारूस के एक्टिविस्ट जिनको अरेस्ट किया गया था 2021 में आफ्टर हिज रायनियार फ्लाइट टू लुधियाना। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये, रायनियार से जा रहे थे लुधियाना। वाज फोर्स्ड टू लैंड इन बेलारूस। ठीक है, इनको कहा गया कि आप यहीं पर उतरिए। इनको सेंटेंस किया गया है 8 साल की जेल का, ऐसा स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया है वेडनेसडे के दिन। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं USCIRF की एक रिपोर्ट से रिलेटेड है। Irrespective of what the USCIRF says, India must review its rights record। तो जब भी कोई रिपोर्ट आती है वर्ल्ड लेवल पर रिलीज़ की जाती है ना, तो इंडिया उसको मानता नहीं है। ये चीज़ हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन कम से भी कम एक बार उस चीज़ को रिव्यू तो करिए। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश हमको हमेशा से ही करते रहना चाहिए। तो पार्टिकुलरली ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड रिपोर्ट आई थी। तो चौथा लगातार साल गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस किया था अपने गुस्से को और रिजेक्ट कर दिया है द रिकमेंडेशन ऑफ US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स लेटेस्ट रिपोर्ट। तो US कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया। कहाँ पर, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स रिलेटेड रिपोर्ट में। ठीक है, जो रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया बायस्ड है एंड मोटिवेटेड है। नहीं, ये जो रिपोर्ट है इंडिया कहना है कि ये बायस्ड है और मोटिवेटेड, मतलब कुल मिलाकर के भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है इस रिपोर्ट के द्वारा। रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई थी मंडे के दिन द इंडिपेंडेंट कांग्रेसनल बॉडी के द्वारा। ठीक है, ये जो बॉडी है कैसी है, इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के दबाव में ये काम नहीं करती है, यहाँ लिखा है। इंडिया को डेजिग्नेट किया गया है एज ए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, CPC की कैटेगरी में डाला गया है। क्यों डाला गया है, क्योंकि यहाँ जो रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता है ना, ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कंटिन्यू डाउन होते जा रहा है। इस रिपोर्ट ने टारगेट किया है इंडियन गवर्नमेंट को फॉर प्रमोटिंग एंड इन्फोर्सिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़। सरकार कैसी पॉलिसी बना रही है यहाँ पर, उनको प्रमोट कर रही है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी, जिससे धार्मिक भेदभाव हमको दिखाई देता है। नेमिंग लॉस दैट डील विथ कन्वर्जन, इंटरफेथ रिलेशनशिप, wearing the hijab and cow slaughter as well as CAA and NRC। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उल्लेख किया गया है, जैसे कि धार्मिक जो कन्वर्जन है उसको काफ़ी कठिन बना दिया गया है हमारे देश में। उतने आसानी से आप एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। धार्मिक जो कन्वर्जन है काफ़ी मुश्किल हो गया आज के टाइम में। इसके अलावा इंटरफेथ रिलेशन की बात करें, इसके अलावा वीयरिंग द हिजाब, काउ स्लाटर एज वेल एल CAA एंड NRC, ये कुछ नियम कानून सरकार लेकर के आई है जिसका यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। ये जो भी चीज़ सरकार लेकर के आई है इसने माइनॉरिटी के ऊपर गलत प्रभाव डाला है। इसमें मुस्लिम आ जाते हैं, क्रिश्चियन, सिख्स, दलित एंड आदिवासी आ जाते हैं। आदिवासी के अंतर्गत कौन, इंडिजीनियस पीपुल्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। USCIRF ने कैटलॉग किया है, आल्सो कैटलॉग एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड द विलिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड क्रिटिसाइज द सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वॉइसेस by intimidation that include surveillance, demolition of property, detention and targeting of NGOs through curtailing foreign donation। तो ये चीज़ तो हम भी देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे जो ऐसे NGOs हैं
उनको फॉरेन फंड मिलना बंद हो गया, उनकी रजिस्ट्रेशन सरकार करने नहीं दे रही है। इसके अलावा देखते हैं कि बुलडोज़र जो चलाए जा रहे हैं उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, डिटेंशन की जाती है, टारगेट किया जा रहा है एनजीओ को उनके फंड को रोक करके। इट हैज़ क्रिटिसाइज द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फॉर नॉट हैविंग डेसिग्नेटेड इंडिया एज सीपीसी। और इसमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को, ठीक है आपने उसको डिज़ाइन नहीं किया है, इंडिया को एज ए डेसिग्नेट नहीं किया है सीपीसी के लिए। एंड हैज़ कॉल्ड फॉर सैंक्शन ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज। इसके अलावा कहा गया है कि आप इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर सैंक्शन लगाइए। अब जैसे कि एक सैंक्शन हम देखते हैं 2002 में जो गुजरात दंगे नहीं हुए थे क्या, उस टाइम में यूएससीआईआरएफ की सिफारिश के बाद 2005 में भारत पर लगाए गए इस तरह के एकमात्र प्रतिबंध में अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी वीज़ा को रद्द कर दिया था। लेकिन इसके जवाब में विदेश मंत्रालय हमारा कह रहा है कि यूएससीआईआरएफ को ऐसी रिपोर्ट से दूर रहना चाहिए और भारत के बारे में बेहतर समझ विकसित करने की ज़रूरत है। तो देखिए, विदेशी चंदे को आप, विदेशी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको आप रोक लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब इससे एनजीओ का कामकाज प्रभावित होता है। एनजीओ देख रहे हैं आप कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे देश के लिए, वो गरीबी हटाने के लिए काम करते हैं, लोगों को शिक्षित करने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि एनजीओ लोगों को उनके अधिकार दिलाने का काम करते हैं। जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा, आप उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि ये चाइना से, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, उनसे ये फंड प्राप्त करते हैं और आतंकवादी जैसी गतिविधियों में लगाते हैं, धार्मिक भेदभाव फैलाने वाली जैसी गतिविधियों में ये एनजीओ पैसा लगाते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट हाल ही में आई है, ये उसको हम गैर समावेशी कहते हैं। गैर समावेशी करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये अमेरिका के भीतर में जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, उसकी स्थिति का अध्ययन ये नहीं कर रहा है, मतलब दोहरा मानक यहाँ पर प्रस्तुत करता है। इसके अलावा इसकी सिफारिशों का भारत के भीतर कोई प्रभाव नहीं है और केवल अमेरिकी सरकार के लिए विचार विमर्श करने और स्वीकार या खारिज करने के लिए है। मतलब देखिए, अब आप बात यही आ जाती है कि आप इसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि वास्तव में क्या ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो गे कपल्स या फिर जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उससे रिलेटेड ही आई है। तो जो लोग समलैंगिक विवाह करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। जैसे कि हमने एक एडिटोरियल भी पढ़ा था कि जो एक लड़की है वो लड़की के साथ में ही शादी करी थी, लेकिन अपने देश में नहीं करी थी, वो यूके गई थी शादी करने। क्यों? क्योंकि सेम सेक्स मैरिज को हमारे देश में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। अब जो समलैंगिक संबंध हैं उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है कि वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को अभी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है और इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो चाहता है लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती है। पार्टिकुलरली उसके अपने कंसर्न हैं लोगों की कल्चर को लेकर के, लोगों को वो पार्टिकुलरली हिंदू लोगों को वो परेशान कहना चाहिए नाराज़ नहीं करना चाहती। केंद्र सरकार की शुरू से ही ये मंशा रही है कि ये जो सुनवाई है वो हमारे पास में हो। आप जो है पार्लियामेंट के ऊपर ये चीज़ छोड़ दीजिए, वो इससे रिलेटेड कानून लेकर के आएंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी केंद्र सरकार कह रही है कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और वो जो ये जो गे कपल्स होते हैं इनकी समस्या को सुनेगी कि आखिर इनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाने में दिक्कत जा रही है, क्या फिर यदि ये लोग शादी करते हैं तो जो संपत्ति का जो अधिकार है, उत्तराधिकार है, उससे रिलेटेड दिक्कत जा रही है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ भी दिक्कत जा रही है उनकी प्रॉब्लम को ये कमेटी क्या करेगी, एड्रेस करेगी। तो ये जो कमेटी रहेगी इसके हेड कौन रहेंगे, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी से नीचे लेवल का कोई आदमी यहाँ पर नहीं रहेगा।
लेकिन अब आप सोचिए यदि कैबिनेट सेक्रेटरी ही इसका हेड रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव फिर से हो सकता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो NCLT से रिलेटेड है। ठीक है, NCLT NCLAT पार्टिकुलरली न्यूज़ में रहते हैं यदि हम जब भी बिजनेस वाले पेज की तरफ में जाते हैं द हिंदू की। तो जो NCLT है, NCLT के अंतर्गत हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है वो ना यहाँ से कवर होता है। NCLT को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय अधिकरण। ठीक है, और जब भी हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल हमेशा बनाए जाते हैं ये ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार के जो मामले हैं इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ना हो, हाई कोर्ट में ना हो, नॉर्मल कोर्ट में ना हो, कि इनकी सुनवाई अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं वहाँ पर हो, ताकि बहुत सारे जो पेंडिंग केसेस हैं उनके चलते चलते ये जो मुद्दे हैं इनमें देरी ना हो जाए। जैसे कि पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं इनकी सुनवाई जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं यदि कोई कंपनी जो है पैसा उधार ली है और उसको पेड नहीं कर पा रही है, उनकी सुनवाई के मामले में भी। तो इसके लिए बनाया गया है NCLT, जिसको हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ये 1 जून 2016 से ही काम कर रही है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि कोई कंपनी दिवालिया हो गई है। दिवालिया किसको बोलेंगे? मतलब वो ऐसी कंडीशन में पहुंच गई है कि अब वो जो लोन ली है उसको पटा ही नहीं सकती है, और इसका मामला फिर कहाँ चले जाता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चला जाता है। इसकी सुनवाई होती है, फिर देखा जाता है कि एक काम करते हैं, इसकी जो किस्त है इसको और लंबे टाइम पीरियड के लिए कर देते हैं। इसके अलावा इसकी जो 100 रुपये की किस्त है इसको हम 50 रुपये की किस्त बना देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा उसको राहत मिल जाए। या फिर कुछ ऐसे भी काम किए जाते हैं जैसे कि उस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाए, या फिर वहाँ पर अपना आदमी बैठा दिया जाए कि हो सकता है वहाँ जो ऑफिसर बैठा है, बड़ी पोस्ट में जो आदमी बैठा है वो उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं उस कंपनी को फिर से रिवाइव करने के लिए। तो कंपनी अधिनियम 2013 सेक्शन 408 के अंतर्गत NCLT बनाया गया था और इसे कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपनियों के संबंध में कानूनों को संभालने के लिए NCLT को स्थापित किया गया। NCLT भी एक प्रकार का कोर्ट ही होता है और कंपनियों से जुड़े मामले की सुनवाई इसमें होती है। शुरुआती दौर में NCLT को दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई में बनाया गया था और भारत के संविधान में आर्टिकल 245 के अंतर्गत NCLT का गठन किया गया है। तो जून 2016 में NCLT की स्थापना की गई और 2017 में नया दिवालिया कानून प्रभाव में आने के बाद इसे कानूनी ताकत मिल गई। तो फरवरी को नहीं, पुरानी डेट बताई जाती है कि बैंकों को बैंकिंग रेगुलेटर ने आदेश दिया था कि अगर डिफ़ॉल्टर अपने रीपेमेंट प्लान के साथ 6 महीने में हाजिर नहीं होता है तो उस मामले को आप सीधे यहाँ पर लेके जाइए। बैंकिंग रेगुलेटर का कहना था कि पार्टिकुलरली इस प्रकार के जो मामले रहते हैं सेबी देखता है। ऐसा करने से कोर्ट में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि ये कब की डेट दी गई है यहाँ पर कि लगभग बहुत सारे जो मामले ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं, उसमें से 2511 दिवालियापन के, 1630 विलय वाले हैं और 4932 जो है कंपनी एक्ट के अन्य धाराओं से जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है ये मामला सुनवाई के लिए जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। फिर कंपनी के रिवाइव के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम ये होता है कि वो कंपनी को रिवाइव करने का प्रयास करे। अगर कंपनी 180 दिन के भीतर रिवाइव हो जाती है और फिर से काम काज चालू कर देती है तो ठीक है, नहीं तो उस कंपनी को दिवालिया मानकर आगे की कार्रवाई होगी। दिवालिया होने के बाद वाइंड अप पिटीशन दाखिल करती है। इसके बाद कंपनी अपनी कुल संपत्ति की बिक्री करके जो कर्जा आप लिए थे उसको चुकाना पड़ेगा।
देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी तो हम देख लिए हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्या बातें बताई जाती हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं ना, काफ़ी घाटे में चल रही हैं। और घाटे में चलने का मतलब ये है, कुछ ऐसी भी कंपनी हैं जो कि इस कंडीशन में आ गई हैं कि उसने इतना ज़्यादा पैसा उधार ले लिया है, 11,663 करोड़ रुपये की आपकी उधारी हो गई है। आपने बैंकों से पैसे लिए हैं, ठीक है, आपने अलग जो एनबीएफसी हैं उनसे पैसे लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा जो आपका खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब आप इस कंडीशन में आ गए हैं, यदि आपको बेच भी देंगे ना, तो जो आपकी लायबिलिटी है वो पूरी नहीं हो पाएगी, आप उसको देनदारी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट पेज में तो एनसीएलटी से रिलेटेड न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। इसके अलावा भी देख लेते हैं और कौन कौन सी खबरें हैं जिनको हमको देखना है। तो इसके बाद रीजनल वाले पेज की तरफ यदि हम जाएं ना, तो रीजनल वाले में उतनी ज़्यादा तो कोई खास न्यूज़ नहीं आई है दिल्ली से रिलेटेड, यदि हम देखें तो। और एक चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक मूर्ति है, मूर्ति जो है न्यूज़ में रही है, ठीक है। और ये जो एंटीक है, प्रतिकृति है, टी एंड टेम्पल आइडल ट्रेस टू ए म्यूज़ियम इन यूएस। ये मूर्ति कहाँ पर हमको मिली है? ये मूर्ति मिली है यूएस के म्यूज़ियम में, कुरोकाई वीरेटेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो जो, एक मिनट, यहाँ तो दिया है लेकिन यहाँ उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। एंटिक टी एंड टेम्पल आइडल ट्रेस टू ए म्यूजियम इन यूएस। अमेरिका में देखिए ज़्यादातर क्या होता है उस टाइम में ना, या तो तस्करी हुई होगी या तो फिर गलती से ये मूर्ति कहाँ चली गई होगी, यूएस। अब हमें लगता ज़रूर ये है कि आखिर ये मूर्तियाँ लोग करते क्या होंगे। मूर्तियों की बहुत प्राइस रहती है, ठीक है, उनकी कीमत बहुत रहती है, इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि चोरी हो जाती हैं। एक सिक्योरिटी ऑडिट किया गया था एक स्पेशल टीम के द्वारा। ये टीम कहाँ की थी? आइडल विंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की। इसने ट्रेस किया है एक मिसिंग एंटीक्वी, ठीक है। एंटीक्वी मतलब होता है प्राचीन मेटल आइडल ऑफ वीणा, क्या नाम है, वीणाधारा और दक्षिण मूर्ति। ये बिलोंग करते हैं वीरेटेश्वर टेम्पल और ये पड़ता है कोरुकाई। और कौन सा जिला पड़ता है ये? एक मिनट, मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। सिविलैंड म्यूजियम इन यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो जगह है ना, और पार्टिकुलरली ये जो मूर्ति है ये न्यूज़ में रही है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जो सिक्योरिटी ऑडिट किया गया था एक स्पेशल टीम के द्वारा, और ये स्पेशल टीम कहाँ की थी? आइडल विंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की। इन्होंने पता लगा लिया एक मिसिक पुरानी मेटल की मूर्ति की। ये है वीणाधारा दक्षिण मूर्ति की। ये बिलोंग करते हैं वीराटेश्वर टेम्पल और ये कहाँ पर पड़ता है? कोरुकाई मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट में, टू द सिविलैंड म्यूजियम इन द यूनाइटेड स्टेट। और कौन सा म्यूजियम है ये? यूनाइटेड स्टेट्स का सिविलैंड म्यूजियम है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस जी बाला मुरुगन का कहना है एफर्ट्स वर ऑन द रिट्राइव द स्टोलन आइडल अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रिटी। ये चीज़ किससे संभव हो पाई है? लीगल असिस्टेंट एक ट्रिटी की गई है इंडिया और यूएस के बीच में, इसी के माध्यम से ही, ठीक है, ये जो मूर्ति है वो वापस हमारे यहाँ पर आ पाएगी। तो त्रिची की ये न्यूज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा की तरफ से क्या है, मैन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है,
ठीक है, दोनों के बीच में जो टकराव होता है और इससे होता है नुकसान। इंसान का नुकसान होगा या तो फिर जो एनिमल होते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है इंसानों के द्वारा। अब यदि कोई एनिमल है वो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका कंपनसेशन दिया जाना चाहिए सरकार को, तब जाकर के जो ह्यूमन है वो इनको शायद ना मारे। तो हम देख रहे हैं कि पब्लिक एंगर बढ़ते जा रहा है फॉर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द अटैक बाय वाइल्ड एलिफेंट्स इन ओडिशा। उड़ीसा में जो जंगली जानवर हैं इससे लोगों की भी जानें जा रही हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने वेडनेसडे के दिन इंक्रीज़ कर दिया है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को। अफेक्टेड जो पॉपुलेशन है उसको अब कंपनसेशन ज़्यादा मिलेगा। एक प्रपोज़ल था कि इंक्रीज़ किया जाए कंपनसेशन लोगों के लिए जो कि फेस कर रहे हैं एनिमल अटैक्स को, इसको अप्रूवल दे दिया गया चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। यदि डिसीजन के हिसाब से यदि हम देखें तो जो अमाउंट है कंपनसेशन का ह्यूमन डेथ के मामले में, वाइल्ड एनिमल यदि कोई अटैक कर रहा है तो 4 लाख रुपए से 6 लाख रुपया उनको मिलेगा। पहले 4 लाख था, अभी 6 लाख कर दिया गया। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ असिस्टेंस इन केस ऑफ परमानेंट इंजरी, इसी प्रकार से यदि कोई परमानेंट इंजरी होती है तो उसके लिए भी जो कंपनसेशन है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड। तो इंडिया फिर से जो है 180 में से 161 नंबर इसको मिला है। तो ज़्यादातर आप देख रहे हैं इंडिया की जो प्रेस सिस्टम है, इंडिया का जो न्यूज़ चैनल सिस्टम है कितना घटिया हो गया है। ठीक है, आप देखते हैं कि क्या सरकार चाहती है, ज़्यादातर वही दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल, कोई सा भी न्यूज़ चैनल आप देख लीजिए। पार्टिकुलरली कोई पॉलिसी बनी है तो लोगों के लिए वो क्यों अच्छी है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सरकार की कोई पॉलिसी है उसका क्या क्रिटिसाइज़ कर रहा है आज के टाइम में कोई प्रेस हमारा, तो ये ऐसी चीज़ें बहुत ही रेयर हमको देखने को मिलती हैं। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो 180 में से 161 रैंकिंग मिली है इंडिया को। इंडिया की जो रैंकिंग है 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो 180 में से 161 नंबर मिला है। यदि हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें जिसको रिलीज़ किया गया है एक ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आरएसएफ के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। वहीं यदि हम तुलना करें पाकिस्तान हैज़ फार बेटर व्हेन इट कम्स टू मीडिया फ्रीडम, आप देखिए पाकिस्तान तक हमसे बेहतर कर रहा है मीडिया फ्रीडम के हिसाब से। यदि हम देखें इसको रैंकिंग मिला है 150, मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। पहले इसका 157 नंबर था, अभी 150 हो गया है। इंडिया 2022 में 150वें नंबर था, आज के टाइम में 161 नंबर पर है। इसके अलावा श्रीलंका हैज़ आल्सो मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, श्रीलंका में भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और 2022 में 146 था, इस साल हो गया उसका 135। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क ये टॉप 3 पोजीशन वाली कंट्री हैं प्रेस फ्रीडम के मामले में, जबकि वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और ये बॉटम 3 में आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर चाइना को भी नहीं छोड़ा गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कम्स आउट विथ ए ग्लोबल रैंकिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम एवरी ईयर। आरएसएफ हर साल प्रेस फ्रीडम के बारे में रिपोर्ट को जारी करता है। आरएसएफ क्या है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड एम क्या है इसका, टू डिफेंड एंड प्रमोट मीडिया फ्रीडम। ये एनजीओ चाहता है कि जो हमारे देश के पत्रकार लोग हैं वो बिना दबाव के काम करें, वो फ्रीडम से काम करें। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इट हैज़ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस, और इसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कंसल्टेटिव स्टेटस में डाला गया है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है जिसको हम हर साल रिलीज़ कर रहे हैं, कंपेयर द लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम एंजॉयड बाय जर्नलिस्ट एंड मीडिया इन 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। हर साल कितनी आज़ादी आप दे रहे हैं मीडिया को। एक और जो चर्चित व्यक्ति हैं फॉर्मर वर्ल्ड 100 मीटर चैम्पियन बोवी पासेसवे, ठीक है, तो 100 मीटर की जो चैम्पियन हैं वर्ल्ड 100 मीटर चैम्पियन, इनकी डेथ हो गई है।
टोरी बोवे ये 100 मीटर की सिल्वर मेडलिस्ट थी कब? 2016 के रियो ओलंपिक्स एंड 2017 की वर्ल्ड चैंपियन है। इनकी डेथ हो गई है एज ऑफ 30 USATF एंड हर मैनेजमेंट कंपनी सेड ऑन वेडनेसडे। बोवी आल्सो वॉन द ओलंपिक 200 मीटर ब्रॉन्ज। ओलंपिक में 200 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडल जीता था कब? 4x100 मीटर रिले में रियो गेम्स में। बोवी रिमेन्स द लॉन अमेरिकन वुमेन टू विन ओलंपिक। बोवी इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि ये अकेली एकमात्र अमेरिकन वुमेन हैं जिन्होंने ओलंपिक जीता था या फिर वर्ल्ड 100 मीटर टाइटल जीता था सिंस कार्मेलिटा जेटर इन 2011 के बाद से इन्हीं का नंबर लगा था। तो ये इकलौती ऐसी धावक थी।